हे दोस्तों, मैं चिराग एक वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं पीजीबीपी का 9th वीडियो। इसमें सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 35A जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड है। उसके बाद देखेंगे सेक्शन 35A जो कि टेलीकॉम लाइसेंस फीस से रिलेटेड होगा और उसका एग्जाम्पल भी मैंने कवर किया है। तो आज की वीडियो में आपको सारा पार्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। तो देखिए, ये बोल रहा है कि ये उन स्पेसिफाइड असेसीज के लिए एप्लीकेबल है जो कि इन बिजनेस में से कोई सा भी बिजनेस रन कर रहे हैं, जो कि ए से लेके आपको एन तक दे रखें। ठीक है, तो ये कवर करेंगे कौन कौन से बिजनेस हैं। तो जैसे ही आपके लिए एप्लीकेबल हो गया तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। किस पे? कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। याद रखना, इसमें लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा। कहने का मतलब उन पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन बिल्डिंग की जैसे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, प्लांट एंड मशीनरी हो गए, फर्नीचर हो गए, उन पे जनरली आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 100%। पहले, बहुत पहले जब ये प्रोविजन पहले से ही था तो पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे भी मिलती थी, लेकिन अब आप देखोगे तो 100% ही मिलेगी। पहले वेटेड भी मिलती थी 150%, लेकिन वो भी हट गई है और सिर्फ 100% डिडक्शन ही मिलती है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। अब कौन कौन से बिजनेस हैं यहाँ पे बोल रहा है? स्पेसिफाइड असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए कोल्ड चेन फैसिलिटी। ये डबल हैश का मतलब मैंने नीचे इसका नोट कवर कर रखा है, क्योंकि आप सोचिए कि आपकी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है। आपके पास एक फैक्ट्री बिल्डिंग है बड़ी सी, उसमें आपने कोल्ड स्टोरेज के रूम बना रखे हैं। तो वहाँ पे आपने इसके लिए प्लांट एंड मशीनरी सेटअप कर रखी होगी, तभी तो एनवायरनमेंट ठंडा रहता होगा। और जो भी कस्टमर है, जैसे मान के चलो कोई किसान है, उसको अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखना है, प्रिजर्व करना है, तो उसके पास खुद के पास तो प्लांट एंड मशीन नहीं है और उसके पास इतनी फैक्ट्री बिल्डिंग भी नहीं है कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट करे और खुद ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप कर सके। तो वो किसकी लेगा मदद? हमारी मदद लेगा। ठीक है, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, हमारे पास बिल्डिंग बनी हुई पड़ी है, हमारे पास इससे रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं। तो सामने वाला उसका यूज़ कर रहा है और उससे हम क्या कर रहे हैं? जो भी फीस है वो चार्ज कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या फ़ायदा हुआ कि जो भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसकी 100% डिडक्शन मिल रही है। ऐसे देखिए, कोई है ना मीट प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा है, मीट का। अब उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है कोल्ड स्टोरेज की, तो वो हमें हायर कर सकता है। ठीक है, तो अगर मेरा सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग मतलब क्या है? उसकी मैंने स्थापना की हुई है और संचालन भी मैं ही कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड बिजनेस है। दूसरे में क्या बोल रहा है? सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, यानी स्टोरेज फैसिलिटी या गोडाउन फैसिलिटी। किसके लिए? फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। कृषि से रिलेटेड जो भी उत्पाद है उनके स्टोरेज के लिए जो भी स्टोरेज फैसिलिटी अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको मैंने सेटअप यानी जिसकी मैंने स्थापना की है, और साथ में संचालन भी मैं ही कर रहा हूँ। अब देखिए, कोल्ड चेन फैसिलिटी में आपको बताया कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट होते हैं जो ख़राब होने वाले होते हैं, जिनको प्रिजर्व करना पड़ता है, रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी चाहिए होती है। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो यही डबल हैश में आपको दे रखे हैं। कहाँ पे? डबल हैश में, मतलब नीचे बता रखे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको ये याद रखना है। देखिए, ये रहा। ये बोल रहा है कोल्ड चेन फैसिलिटी मीन्स ए चैन ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब खेती से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड और जंगल से रिलेटेड उत्पाद। अब देखिए, खेती में कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर भी चल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए कोल्ड चेन फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की ज़रूरत होगी ही होगी। वैसे ही जंगल के बहुत सारे उत्पाद हो गए, मीट और मीट से रिलेटेड प्रोडक्ट, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन से रिलेटेड प्रोडक्ट, मरीन से रिलेटेड प्रोडक्ट। मरीन मतलब क्या हो गया? समुद्री खाद्य पदार्थ। समुद्री खाद्य पदार्थ हो गए जो भी। डेयरी प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट। फिर इसी तरीके से बोल दिया प्रोडक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जैसे गार्डनिंग की बात करते हैं या टी प्लांटेशन की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी उत्पाद हैं। फ्लोरिकल्चर, फूल ये हो गए। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन से रिलेटेड उत्पाद हो गए। एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स अंडर साइंटिफिकली कंट्रोल्ड कंडीशन इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेशन एंड अदर फैसिलिटी नेसेसरी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सच प्रोड्यूस। तो इन प्रोड्यूस को प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए जो भी नेसेसरी फैसिलिटीज़ और जो भी रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो भी आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे उस पर 100% डिडक्शन मिल जाएगी। आप तो घर पे ही देखिए, जब सर्दियों में क्या आते हैं? मटर आते हैं। तो आपको पता है कि गर्मियों में वो नहीं मिलते हैं, तो मेरी मम्मी तो क्या करती है? उसको डीप फ्रीज में रख लेती है, यानी सर्दियों में लेके मटर को उसको डीप फ्रीज में रख लेती है, और जब भी गर्मियों में चाहिए होती है तो जितने जितने मटर चाहिए होते हैं वो निकाल लेती है और उसको क्या कर देती है? नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आ जाती है और उनको हम आराम से यूज़ कर लेते हैं, वो ख़राब नहीं होते। तो वैसे ही ये कोल्ड चेन फैसिलिटी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं जो बड़े बड़े बिजनेस क्या कर रहे हैं? आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किनको? दूसरे बिजनेसमैन को, जो कि दूसरा बिजनेस कर रहे हैं। कौन सा? ये वाला बिजनेस अगर आप कर रहे हो और आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप दूसरे बिजनेस से ये हायर करोगे। ठीक है, तो जिस भी बिजनेस ने फैसिलिटी दी होगी उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 100% डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये आपको मैंने बता दिया पॉइंट। अब देखिए, ए पॉइंट आपको पता चल गया,
बी पॉइंट भी आपको पता है कि वो किससे रिलेटेड है, कि एक स्टोरेज फैसिलिटी है, नॉर्मल एक गोडाउन फैसिलिटी है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्टोर से रिलेटेड है। तीसरे में क्या बोल दिया, लेइंग एंड ऑपरेटिंग ए क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसमें बोल रहा है नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस, क्रूड मतलब क्या हो गया, कच्चा ऑयल हो गया, पेट्रोलियम ऑयल यही इससे रिलेटेड हो गया। तो कच्चा तेल, पेट्रोलियम ऑयल, इसकी पाइपलाइन को बिछाने, लेइंग मतलब बिछाने, और उसको ऑपरेट, उसको संचालन करने का काम कर रही हो, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है और साथ में इसमें स्टोरेज फैसिलिटी भी इंक्लूड हो रही है। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हो और साथ में उसको रखने का पार्ट भी हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि जब आप ट्रेन से जाते हो तो आपको बहुत सारी पाइपलाइनें बिछी हुई दिखती है, बड़ी बड़ी, है ना। तो वो जनरली इसी से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हो जो भी खुले लैंड होते हैं, नेचुरल लैंड होते हैं, खुले एरिया होते हैं, खुले मैदान बोल सकते हैं, वहाँ पे जनरली आपको ये पाइपलाइन दिख सकती है। ज़मीन के नीचे आप देख सकते हो, खेतों के नीचे ये पाइपलाइन होती है, दिखेगी तो नहीं है लेकिन जनरली क्या होती है, नीचे होती है। तो ये बोल रहा है कि क्रॉस कंट्री का मतलब क्या हो गया, कि एक बड़ी सी पाइपलाइन, लॉन्ग पाइपलाइन, जो कि जनरली किससे रिलेटेड है, नेचुरल गैस, क्रूड या पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन से रिलेटेड है, जो खुले मैदानों से जा रही है, रिवर जैसे नदियाँ ये होती है उसके आसपास से जा रही है, रेलवे लाइन के आसपास से जा रही है। तो ये बड़ी बड़ी लाइन है जो बिछाने का काम हो रहा है। अब देखिए इसमें आगे और भी पार्ट है, जैसे आप यहाँ देखोगे ये जो सेटअप हो रहा है वो कब होना चाहिए, 1 अप्रैल 2009 है उसके बाद, इसमें भी 1 अप्रैल 2009 है उसके बाद, इसमें 1 अप्रैल 2007 है उसके बाद। तो जब मैंने कंडीशन टू भी सेटिस्फाइड नीचे कवर कराई है तो उसमें डेट्स भी कवर की हुई है, आपको आगे पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है, नोट द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एंड बीइंग नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक तरीके से क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा अप्रूव होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड होना चाहिए। फिर डी में क्या बोल दिया, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया ए होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी एज क्लासिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी होटल 2 स्टार, ठीक है, 2 स्टार या उससे ज़्यादा की कैटेगरी का क्लासिफाइड किया गया है, तो उसको अगर आपने बिल्ड किया है मतलब निर्माण किया है, और होटल को ऑपरेट भी आप ही कर रहे हो, मतलब होटल को आपने कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, और उसके बाद उसको ऑपरेट करने का काम भी आप ही कर रहे हो कहीं पे भी, यानी इंडिया में कहीं पर भी कर रहे हो। फिर ई पॉइंट में क्या बोल दिया, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया ए हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स। देखिए तो इसमें बोल रहा है कि कम से कम 100 बिस्तर वाले, कम से कम जो भी पेशेंट है, आपको पता है कि पेशेंट आएंगे हॉस्पिटल में, तो कम से कम 100 बिस्तर वाले हॉस्पिटल का निर्माण और संचालन, एंड मतलब क्या होता है कि बिल्ड भी कर रहे हो और ऑपरेट भी कर रहे हो, तो निर्माण और संचालन, जैसे यहाँ पे सेटिंग अप था वही स्थापना भी कर रहे हो और संचालन भी कर रहे हो। यहाँ पे देखिए जाल बिछा भी रहे हो और ऑपरेट भी कर रहे हो, तो सब में यही है। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, बिल्ड कर रहे हो यानी निर्माण कर रहे हो और संचालन कर रहे हो कम से कम 100 बिस्तर वाले अस्पताल का इंडिया में कहीं भी पेशेंट्स के लिए। अब देखिए एफ पॉइंट में क्या दे रखा है, इसमें बोल रखा है डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए नोटिफाइड हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर ए स्कीम फ्रॉम स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या बोल रहा है, केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के निर्देशानुसार कच्ची बस्ती, स्लम मतलब क्या होता है, कच्ची बस्ती, तो कच्ची बस्ती के पुनरुत्थान बोल सकते हैं, या इसको पुनर्वास भी बोलते हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, पुनर्वास, रीडेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, पुनरुत्थान। तो ये बोल रहा है कि वापस से आपको डेवलपमेंट करना है, जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, आप क्या कर रहे हो, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हो, अच्छे उनको पक्के घर दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि कच्ची बस्ती में जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं, कभी भी ख़राब हो सकते हैं, वो वाटर की, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं होती है। तो आप अच्छे हाउस बना रहे हो जिसमें आप वाटर की, सैनिटेशन की, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी ये सारी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो एक नोटिफाइड अधिसूचित आवासीय योजना होनी चाहिए। अगर उसको आप निर्माण कर रहे हो और बिल्ड कर रहे हो, कह रहे हो डेवलप कर रहे हो यानी विकास कर रहे हो और निर्माण कर रहे हो, तो उस केस में आपको, यानी आप स्पेसिफाइड बिजनेस में हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 100% डिडक्शन मिल जाएगी। अब इसमें भी सेम यही का यही पार्ट है, बस इसकी जगह क्या आ गया, फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम्ड बाय। तो अफोर्डेबल मतलब क्या हो गया, जिसको आप वहन कर सकते हो, जो आपको सस्ते में मिल रहे हैं। तो जो बिज़नेस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है जनरली वो स्पेसिफाइड बिजनेस में आ जाएगा, क्योंकि वो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, नोटिफाइड हाउसिंग प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है, या हम बोल सकते हैं कि तरीके से उनके निर्देशानुसार। फिर एच पॉइंट में क्या बोल रखा है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है, उर्वरक बोलते हैं हिंदी में, या खाद बोलते हैं एक तरीके से। तो इंडिया में खाद का प्रोडक्शन करना है ये बोल रहा है। फिर आई में क्या बोल रहा है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो और एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन नोटिफाइड और अप्रूव्ड अंडर द कस्टम एक्ट 1962। देखिए जैसे आपने वो सुने होंगे कि पोर्ट होते हैं बंदरगाह, वहाँ पे क्या होता है, जनरली गुड्स आते हैं, जहाँ से जैसे आप बाहर से इंपोर्ट करते हो किसी भी कंट्री से, तो गुड्स वहाँ पे आते हैं। तो देखिए वहाँ पे इतनी जगह नहीं होती है,
क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से शिप ये मेंटेन करके रखे हुए हैं, शिप रखे हुए हैं, तो वो यहाँ पे आके माल रख रहे हैं, तो वो जो भी कंटेनर ये आते हैं तो वहाँ रखने की जगह नहीं होती है, तो उसकी जगह क्या बना ली जाते हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो बना ली जाते हैं, जहाँ पर जो भी ये कंटेनर आएंगे किसके थ्रू, पोर्ट पे जो भी कंटेनर आएंगे जहाज़ के थ्रू, तो वो कंटेनर कहाँ रखे जाएंगे, यहाँ रखे जाएंगे। अब इसका भी आप बिजनेस कर सकते हो, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि पोर्ट से कुछ दूरी पर इनलैंड कंटेनर डिपो बने होते हैं, जहाँ पर कंटेनर को स्टोरेज किया जाता है और हैंडल किया जाता है एक तरीके से। तो अगर आप उसको सेटअप करने में और ऑपरेट करने के बिजनेस में लगे हुए हो, या कंटेनर फ्रेट स्टेशन आपने बना रखे हैं ताकि जो भी कंटेनर है उसको आप हैंडल कर सको, स्टोर कर सको, किसके, सामने वाले के, जिसने भी इंपोर्ट किया है उसको अपना कंटेनर संभाल के रखना है, क्योंकि अगर वो बंदरगाह पे पड़ा रहेगा तो ख़राब भी हो सकता है, पोर्ट में उसको संभालने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जो ये इनलैंड कंटेनर डिपो है जनरली उसको हैंडल करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। तो उस केस में जो भी ये बिजनेस कर रहा हूँ, उनकी जो भी प्लांट एंड मशीन लगी है, जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, 100% डिडक्शन अलाउ है। जे में क्या बोल रखा है, बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स। देखिए बोल रहा है कि मधुमक्खी पालन, और ये बोल रहा है कि शहद का उत्पादन होना, और बी वैक्स एक तरीके से क्या हो गया कि मधुमक्खियों से नेचुरल मोम निकलती है, जिसका यूज़ किसके लिए हो सकता है, लिप बाम बनाने के लिए, लिप ग्लॉस के लिए, हाथों की क्रीम होती है, मॉइस्चराइज़र होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, जैसे आई शेडो हो गया, ब्लश हो गया, आईलाइनर हो गया, तो वो सारे किसके थ्रू बनते हैं, इनके थ्रू बन सकते हैं, किसके थ्रू, बी वैक्स के थ्रू। तो अगर आप उसके प्रोडक्शन में लगे पड़े हो। फिर के में क्या बोल दिया, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। चीनी के स्टोरेज करने के लिए जो भी बिजनेस क्या कर रहे हो आप, सेटअप कर रहे हो, स्थापित कर रहे हो और ऑपरेट कर रहे हो, किसका, स्टोरेज फैसिलिटी का रखना, चीनी के उत्पादन से रिलेटेड स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, तो किसी ने चीनी का प्रोडक्शन किया शुगर का, और स्टोरेज फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, याद रखना, तब की बात है। आई में क्या बोल रखा है, लेइंग एंड ऑपरेटिंग ए स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और। देखिए जो स्लरी पाइपलाइन है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक स्पेशली इंजीनियर्ड पाइपलाइन होती है, जो कि कोल्स हो गया, कोयला हो गया, आयरन ओर हो गया, आयरन ओर मतलब होता है लो अयस्क, ठीक है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में आती है। तो इसमें जनरली हम क्या बोलते हैं कि पानी और आयरन और मिक्स है, तो बाद में पानी को फिल्टर्ड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उसमें से आयरन और निकाल दिया जाता है। तो एक पाइपलाइन होती है स्पेशल, जिसको बिछाने का और ऑपरेट करने का काम कर रहे हो। तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारा पार्ट आपको इसको देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें बोल रखा है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड विच इज नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद सच गाइडलाइंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे देखिए बोला सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन, मैं बोल सकता हूँ कि एक कंपोनेंट होता है, जैसे आप कंप्यूटर के अंदर सीपीयू में देखते हो, एलईडी में देखते हो, या रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होते हैं, या कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें ऑप्टिकल जो भी पार्ट होता है तो उसमें डॉट 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 बने हुए होते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से क्या होता है, फैब्रिकेशन का पार्ट उसमें कवर होता है। अब देखिए ये सारा इलेक्ट्रॉनिकल फील्ड से रिलेटेड पार्ट है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि रिपीटेड सीक्वेंशियल प्रोसेस कंपोज होते हैं। क्या होता है, रिपीटेड सीक्वेंशियल प्रपोजल। अब हमें नहीं पता कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन है, उसको आप सेटअप कर रहे हो, उसकी स्थापना कर रहे हो, उसको ऑपरेट कर रहे हो, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग ये सारा पार्ट कर रहे हो, तो उस केस में क्या है, आप स्पेसिफाइड बिजनेस में आ जाते हो। एंड पॉइंट में क्या बोल रखा है, डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, और डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बाय एन इंडियन कंपनी और कंसोर्टियम देयर ऑफ। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि इंडियन कंपनी या कंपनीज के ग्रुप, कंसोर्टियम मतलब क्या होता है, इन कंपनीज के ग्रुप, तो आपस में क्या होती है, कंपनीज एक साथ मिली हुई होती है बोल रहा है, तो उनके ग्रुप ने क्या कर रखा है, डेवलप या मेंटेन कर रखा है, या बोल रखा है ऑपरेटिंग और डेवलप कर रखा है, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग कर रखा है इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या आता है, वाटर की फैसिलिटी आ गई, सैनिटेशन की आ गई, रोड की फैसिलिटी आ गई, डैम की फैसिलिटी आ गई, पुल की फैसिलिटी यानी ब्रिजेस की फैसिलिटी आ गई। तो रोड, बांध, पुल, वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, ये सारी आ रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आती है। नीचे मैंने अलग से कवर कर रखा है, वो देख सकते हो। तो बोल रहा है कि ये कौन कर रहा है, इंडियन कंपनी कर रही है, मेंटेन, डेवलप, ऑपरेट, अथॉरिटी कर रही है कोई, या बोर्ड कर रहा है कोई, कॉरपोरेशन कर रहा है, हैविंग एग्रीमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के साथ, या लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम ये हो गया, या कोई भी वैधानिक बॉडी, कोई भी स्टेचुटरी बॉडी। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या क्या आता है वो नीचे कवर कर लेते हैं, जैसे जैसे दे रखा है साथ साथ कवर करवाता जा रहा हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कहाँ गया, ये रहा, देखिए सबसे लास्ट में है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मीन्स ए रोड इंक्लूडिंग टोल रोड, ए ब्रिज और ए रेल सिस्टम, ये भी आ गया, ए हाईवे प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हाउसिंग और अदर एक्टिविटीज़ बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हाईवे प्रोजेक्ट।
ए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो गया, सैनिटेशन एंड सीवरेज सिस्टम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ए पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, इनलैंड पोर्ट और नेविगेशनल चैनल इन द सी। तो ये भी जनरली क्या किस में आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आ जाएगा। तो थोड़े थोड़े टिपिकल नाम है, तो थोड़े आपको याद तो रखने ही पड़ेंगे, इसमें ऐसे बोल रखें। पर एग्जाम में जरूरी नहीं कि इतना टिपिकल आए, आपको ये बोल सकता है कि सेक्शन 35AD में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर कितनी डिडक्शन होती है, तो जनरली वो आ सकता है, तो आपको 100% डिडक्शन पता रहनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दे रखा है कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड में, इसमें बोल रहा है कि जो क्रॉस कंट्री ऑयल पाइपलाइन है उनसे रिलेटेड पार्ट दे रखा है और अदर बिजनेस का पार्ट दे रखा है। तो ये ऐसे क्यों दे रखा है, क्योंकि इससे आपको सिंपल लगेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्रॉस कंट्री ऑयल पाइपलाइन है ये कोई भी इंडियन कंपनी ओन करके बैठी है या इंडियन कंपनी का ग्रुप या ऐसी अथॉरिटी, बोर्ड या कॉरपोरेशन जो मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी एक्ट या स्टेचुटरी बॉडी से रिलेटेड एग्रीमेंट के साथ सेटअप है, ये बोल रहा है। और अदर बिजनेस में कोई भी एसएससी हो सकता है, इंडियन कंपनी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कंपनी भी हो सकती है, फॉर्म भी हो सकती है, इंडिविजुअल पर्सन भी इसमें हो सकता है जो कि जनरली ये बिजनेस कर सकता है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि जो डेट ऑफ कमेंसिंग है कि आपने अपने बिजनेस को सेटअप किया और ऑपरेट किया, तो वो कब किया होगा, 1 अप्रैल 2007 या उसके बाद। यानी आपने जो भी पाइपलाइन बिछाने का और उसको ऑपरेट करने का पार्ट किया है वो 1 अप्रैल 2007 या उसके बाद किया है। लेकिन बाकी सारे जो बिजनेस है जो हमने ए से एन तक पढ़े उसमें ये वाला पार्ट देखा, तो इसमें तो ये बोल रहा है डेट, लेकिन बाकी सारे बिजनेस में क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि कोई भी असेसी इसको ओन कर सकता है। और ये बोल रखा है ऑन और आफ्टर डेट गिवन इन द नोट बिलो। अब देखिए नोट का ये दे रखा है साइन, तो नीचे एक बार जाके देख लेना कि कौन कौन से बिजनेस दे रखे हैं। जो हमने ऊपर पढ़े वो सारे बिजनेस दे रखे हैं, तो आप देख लेना। ये रहा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये बोल रहा है कि इस डेट के बाद या इस डेट से बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्टोरेज से रिलेटेड वेयर हाउस फैसिलिटी है, मतलब सेकंड नंबर की, आप बोलोगे फर्स्ट नंबर की कहाँ, ये रही कोल्ड चेन फैसिलिटी। तो मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 9 या उसके बाद वो सेटअप होनी चाहिए और कमेंस होना चाहिए बिजनेस। तो वैसे यहाँ पे बोल दिया 1 अप्रैल 2009 या उसके बाद होनी चाहिए। ठीक है, फिर होटल से रिलेटेड देखिए 1 अप्रैल 2010, हॉस्पिटल हमने देखा था जिसमें कम से कम 100 बेड होने चाहिए, 1 अप्रैल 2010। स्लम रीडेवलपमेंट हमने देखा था 1 अप्रैल 2010। लेकिन देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग 1 साल बाद आई थी, 1 अप्रैल 2011। फर्टिलाइजर 1 अप्रैल 2011। इनलैंड कंटेनर डिपो 1 अप्रैल 2012। बी कीपिंग 1 अप्रैल 2012, जो बी वैक्स इसका प्रोडक्शन की बात कही थी। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी 4, देखिए इसको छोड़ देना इस लाइन को, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी 4 स्टोरेज ऑफ शुगर, तो 1 अप्रैल 2012 ये आ गया इसमें। अब देखिए स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर 1 अप्रैल 2014। सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 अप्रैल 2014 ये आ गया। तो इस तरीके से देखिए कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड में ये पार्ट भी पूरा हो गया। अब और भी कंडीशन है, जरूरी नहीं कि यही कंडीशन रहे। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूजेस, इसमें क्या बोल रहा है, तो देखिए इसमें जनरली ये बोल रहा है कि जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो क्योंकि आप ऑपरेट कर रहे हो बिजनेस, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो एनी अदर जितने भी आपके बिजनेस दे रखे हैं उनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर जो ये पेट्रोलियम की बात कर रहा है, नेचुरल गैस की बात कर रहा है, तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन का पार्ट दे रखा है। तो बोल रहा है इट हैज़ मेड नॉट लेस देन सच प्रपोर्शन ऑफ इट्स टोटल पाइपलाइन कैपेसिटी। अब देखिए सच प्रपोर्शन क्या है, वो नीचे अलग से नोट में दे रखी है, क्योंकि आपको ये दिख रहा है बीटा, तो ये भी एक नोट का पार्ट है। तो ये बोल रहा है इट हैज़ मेड नॉट लेस देन सच प्रपोर्शन ऑफ इट्स टोटल पाइपलाइन कैपेसिटी एज स्पेसिफाइड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड अवेलेबल फॉर यूज ऑन कॉमन कैरियर बेसिस बाय एनी पर्सन अदर देन असेसी और एन एसोसिएटेड पर्सन। इसका मतलब क्या है कि जो भी असेसी या एसोसिएटेड पर्सन है, अब एसोसिएटेड पर्सन का पार्ट भी नीचे दे रखा है अलग से नोट में कि एसोसिएटेड में कौन कौन से पर्सन आएंगे। पर इतना सोचिए कि जैसे मेरा अगर पेट्रोलियम का या नेचुरल गैस से रिलेटेड पाइपलाइन को बिछाने का और उसको ऑपरेट करने का बिजनेस है, तो मुझे इस बोर्ड ने ये बोल रखा है कि आपको मिनिमम एक प्रपोर्शन, जिसमें एक प्रपोर्शन आएगा कि टोटल पाइपलाइन की कैपेसिटी का 1/3, ठीक है, या टोटल पाइपलाइन की कैपेसिटी का 1/4। दोनों केसेस में अलग अलग है, शायद नेचुरल गैस में 1/3 है और पेट्रोलियम में 1/4 है, अभी नीचे कवर हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि उसका मिनिमम इतना हिस्सा, यानी नॉट लेस देन का मतलब क्या, मिनिमम है। अब मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, पर मिनिमम दे रखा है 33.33 या 1/4 मतलब 25% मुझे कॉमन कैरियर बेसिस पे पब्लिक को अवेलेबल करा देना चाहिए। इसका मतलब कोई एजेंसी को दे देना चाहिए। आप जनरली देखते हो कि आपको गैस फैसिलिटी मिलती है तो वो किसी एजेंसी के थ्रू मिलती है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, आशीष गैस एजेंसी हो गई या कोई दूसरी भारत गैस एजेंसी हो गई, इस तरीके से हो गया। तो आपने जैसे HP गैस देखा होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो अगर वो हमें गैस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो किसी न किसी एजेंसी के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है।
इसका मतलब कॉमन कैरियर बेसिस पर किसी भी पर्सन को मिल रही है तो हमें मिल रही है फैसिलिटी, लेकिन याद रखना वो असेसी को नहीं मिलनी चाहिए या एसोसिएटेड पर्सन को नहीं मिलनी चाहिए जो भी ये फैसिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। नहीं तो एक तरीके से उनका बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? पब्लिक के बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि पब्लिक को ये फैसिलिटी मिल रही है। तभी यहाँ पे देखिए, पढ़ के देखना, ये रहा कि द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड हैज स्पेसिफाइड फॉलोइंग कंडीशन फॉर कॉमन कैरियर पर्टिकुलर्स नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क। यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग प्रपोर्शन ऑफ टोटल पाइपलाइन कैपेसिटी शुड अवेलेबल फॉर यूज ऑन कॉमन कैरियर बेसिस बाय एनी पर्सन अदर देन द असेसी और एन एसोसिएटेड पर्सन। तो कॉमन कैरियर बेसिस पर टोटल पाइपलाइन कैपेसिटी का ये प्रपोर्शन तो कितना हो गया? 1/3, जो कि नेचुरल गैस के केस में, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के केस में अगर वो पाइपलाइन नेटवर्क है तो 1/4 ऑफ टोटल पाइपलाइन कैपेसिटी आपको कॉमन कैरियर बेसिस पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब देखिए, ये जो है ये मिनिमम है, नॉट लेस देन का मतलब क्या हो गया कि 1/3 और 1/4 मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे कम आपको कॉमन कैरियर बेसिस पे प्रोवाइड नहीं करनी। अगर इससे कम पे प्रोवाइड करते हो तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं आओगे और आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो मिनिमम तो इतना प्रोवाइड करना ही करना है। अब इसमें देखिए, ये आया था असेसी और एन एसोसिएटेड पर्सन। आप ऊपर देखोगे उसमें हैश दे रखा था, हैश का मतलब क्या हो गया? नीचे नोट कवर कर रखा है मैंने, तो शायद यहीं पे कवर कर रखा है। ये रहा, देखिए ये रहा। असेसी तो आप जानते हो, एसोसिएटेड मतलब क्या हो गया? असेसी के साथ जुड़ा हुआ पर्सन। अब देखिए, इसमें बोल दिया एन एसोसिएटेड पर्सन इन रिलेशन टू असेसी मीन्स ए पर्सन हु पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रो वन और मोर इंटरमीडियरीज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल और कैपिटल ऑफ द असेसी। एक तरीके से क्या कर रहा है वो? असेसी की कैपिटल में पावर रख रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट में पावर रख रहा है या कंट्रोल रख रहा है। दूसरे में क्या बोल दिया? हु होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 26% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द असेसी। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी के मैनेजमेंट को वो गड़बड़ कर भी सकता है। कहने का मतलब वो अपने शेयर बेच दे तो इससे कंपनी को थोड़ा सा क्या हो सकता है? फ़र्क भी पड़ सकता है। तो एक तरीके से वो एसोसिएटेड पर्सन है। सी, हु अपॉइंट्स मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड, ये आ गया, और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द एसएससी। तो एसएससी का जो भी गवर्निंग बोर्ड है उसमें वो एक या उससे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव मेंबर अपॉइंट कर सकता है। या बोल रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ मेंबर है गवर्निंग बोर्ड के, तो मोर देन हाफ यानी 50% से ज़्यादा वो अपॉइंट कर सकता है। ये बोला, इट इज़ टू बी नोटेड दैट अपॉइंटिंग पावर डज नॉट सफिस द पर्पज। तो ये बोल रहा है कि ये नोट कर देना चाहिए कि जरूरी नहीं कि अपॉइंटिंग पावर हो तो यही पूरे पर्पज को सेटिस्फाई कर रहा है और वो एसोसिएटेड पर्सन कहला रहा है, लेकिन साथ में ये भी होने चाहिए। अगर ये भी दिख रहे हैं तो उस केस में स्ट्रॉन्ग केस हो जाता है कि वो पर्सन एसोसिएटेड है। वैसे डी केस क्या आ गया? हु गारंटीज नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल बोरिंग ऑफ द असेसी। जैसे देखिए, मैंने बोल दिया कि मेरा पाइपलाइन बिछाने का और ऑपरेट करने का काम है नेचुरल गैस से रिलेटेड, और मैंने जो लोन ले रखा है उसकी गारंटी किसी पर्सन ने दे रखी है, और जो मैंने लोन ले रखा है वो कितना ले रखा है? टोटल लोन का 15% उसकी गारंटी के थ्रू ले रखा है। टोटल लोन का 15% उसकी गारंटी के लिए, तो जिसने गारंटी दी है वो एसोसिएटेड पर्सन हो जाएगा, क्योंकि मैंने टोटल लोन का, टोटल बोरिंग का 15% उस पर्सन की गारंटी के थ्रू लिया है। तो जो पर्सन गारंटी दे रहा है वो एसोसिएटेड पर्सन हो जाएगा। तो वो पर्सन कॉमन कैरियर बेसिस पे नहीं लेगा। उसके अलावा जो नॉर्मल पर्सन है हमारे जैसे, हम क्या करते हैं, किसी न किसी एजेंसी के थ्रू क्या करते हैं, गैस फैसिलिटी या ऑयल फैसिलिटी ये जनरली हायर करते हैं। ये आ गया। अब देखिए, इसमें ऐसे ही पार्ट है, हमें पढ़ने जरूर पड़ेंगे, तभी मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। अब देखिए, मेन ये आ गया न्यू बिजनेस। यहाँ पे बोल रहा है सच बिजनेस शुड नॉट बी सेटअप बाय स्प्लिटिंग अप और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो आपने नीचे डेट देखी कि 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2007 को, 1 अप्रैल 2011 को, 2012 को, 2014 को, इस तरीके से देखा। तो वो नया बिजनेस होना चाहिए, ये नहीं कि पुराना बिजनेस है उसका स्प्लिटिंग अप हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना कि डीमर्ज हो गई तो एक नई कंपनी बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नया बिजनेस होना चाहिए। या बोल रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं होना चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आप अपनी कैपिटल को क्या करते हो, रीऑर्गेनाइज करते हो, बिल्कुल सही करते हो। तो आप क्या करते हो, शेयर होल्डर को बोलते हो कि इतना हिस्सा छोड़ दो। लाइबिलिटीज़ के लिए आप क्या बोलते हो, क्रेडिटर्स को बोलते हो, डिबेंचर होल्डर को बोलते हो कि इतना हिस्सा छोड़ दीजिए, या जो भी पेमेंट है वो इतना पेमेंट नहीं लीजिए, एक्सेप्ट मत कीजिए, और थोड़ा कम ही पेमेंट लीजिए, 100 में से 60% लीजिए। तो जिससे आप अपनी कैपिटल को रीऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो अगर ये पार्ट कर रहे हो तो आपका बिजनेस पहले से ही एग्जिस्टेंस में, तो वो गलत हो जाएगा और आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब आपका नया बिजनेस होना चाहिए, तब जाके आपको डिडक्शन मिलेगी। उसी तरीके से जो भी आप बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल नई होनी चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है कि पुरानी प्लांट एंड मशीनरी भी नई मानी जा सकती है, लेकिन इन केसेस में। तो ये बोल रहा है सच बिजनेस शुड नॉट बी सेटअप बाय ट्रांसफर टू द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पज। इसका मतलब
कि प्लांट और मशीनरी पुरानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि वो पहले किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ आ गई हो, सबसे पहले तो ये बोल दिया। लेकिन एक्सेप्शन में क्या बोल दिया कि एक प्लांट और मशीनरी नई असेट मानी जाएगी अगर वो प्लांट एंड मशीनरी इंडिया में इंपोर्ट की जा रही है। इसका मतलब इंडिया के बाहर उसको यूज़ किया जा चुका है, वो पुरानी है, लेकिन इंडिया में तो पहली बार यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब वो नई है। इसका मतलब वो नहीं है, उसको नहीं मान लिया जाएगा। और आपको उन प्लांट एंड मशीनरी पे, मतलब चाहे वो पुरानी है लेकिन इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिया में क्या की जा रही है, वो इंपोर्ट की जा रही है बाहर से। तो बाहर यूज़ हो गई लेकिन इंडिया में पहली बार यूज़ हो रही है, तो इसलिए उस पर 100% आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी। वैसे ही बी क्या बोल रखा है, डेप्रिसिएशन ऑन सच असेट हैज़ नॉट बीन अलाउड अंडर दिस एक्ट टू एनी पर्सन। अब आपको पता है कि जो भी एसेट होती है उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, तो ये बोल रहा है कि अगर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं था तो इसका मतलब वो नई प्लांट एंड मशीनरी है। पर ऐसा जनरली नहीं होता, क्योंकि आप अगर इंडिया में यूज़ कर रहे हो और पुरानी मशीन है तो इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन तो क्लेम करना ही पड़ता है, डेप्रिसिएशन तो लेना ही पड़ता है और डेप्रिसिएशन अवेल करना ही पड़ता है अंडर सेक्शन 32, तो वो तो किया ही होगा। पर ये बोल रहा है कि अगर नहीं किया तो उस केस में इसको नई प्लांट एंड मशीनरी मान लिया जाएगा। सी, द असेसी वाज द फर्स्ट यूजर ऑफ सच असेट इन इंडिया। तो असेसी पहला यूज़र है, तो आप देख सकते हो कि जनरली किसी और पर्सन ने अगर इंडिया में यूज़ किया है तभी वो पुरानी हो जाती है। तभी यहाँ पे क्या बोल दिया, असेसी वाज द फर्स्ट यूजर, तभी उसको सेकंड हैंड बोला जाता है। तो नई मशीनरी होनी चाहिए तो उसे ही फर्स्ट यूजर बोला जाएगा। सारी की सारी नई वो यूज़ कर रहा है। फिर देखिए सेकंड मेन केस है एक्सेप्शन का, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर टू द न्यू बिजनेस डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन सच बिजनेस, देन दिस कंडीशन इज डीम्ड टू बी सेटिस्फाइड। तो ये क्या बोल रहा है, टोटल प्लांट एंड मशीनरी का 20% से ज़्यादा पार्ट नहीं होना चाहिए, किसका, पुरानी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू का। टोटल प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देख लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल बना लिया है कि जैसे एक नया बिजनेस है आपका, उसमें आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 40 लाख की, और आपने क्या करा, आपका कोई पुराना बिजनेस था उसको आपने बंद कर दिया मान के चलिए ऐसे ही, तो उसकी जो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी आपने अपने न्यू बिजनेस में लगा ली, तो टोटल मिला के कितनी हो गई, वो 60 लाख। तो यहाँ पे बोल रहा है टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, ये 60 लाख है, ठीक है मेरे एग्जाम्पल में। और 60 का 20% निकाल के देखिए तो कितना आ रहा है, 12 लाख। तो ये बोल रहा है कि 12 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, जबकि आपकी कितनी है, 20 लाख है, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर, तो देखिए क्या बोला, टोटल वैल्यू ऑफ ओल्ड, ये बोल रहा है, यहाँ पे क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट, तो इसका मतलब क्या है, इसमें न्यू भी इंक्लूड है। तो ये बोल रहा है टोटल वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर टू न्यू बिजनेस डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका मतलब 60 का 20%, 12 लाख तक की आपकी पुरानी मशीन होनी चाहिए, जबकि आपकी वो 20 लाख की है, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर वो 12 तक होती तो अच्छी बात होती। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टोटल करके कैलकुलेशन करके देखना है 20%। तो अगर वो 20% या उसके अंदर आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि हमें डिडक्शन मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक। ऑडिट, बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीधी सी बात है। ऑडिट रिपोर्ट ये सब कुछ कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पर साइन करेगा। अब देखिए क्वांटम ऑफ डिडक्शन दे रखा है, तो क्या बोल रखा है, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पजेज ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस। अब देखिए मैंने इस पर बताया था आपको कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 100% डिडक्शन मिल जाएगी प्रीवियस ईयर में, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा, तो ये जरूर याद रख लेना। बोल रहा है एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। हिंदी में इसको बोलते हैं वित्तीय प्रलेख। गुडविल मतलब ख्याति हो गया, लैंड मतलब हो गया भूमि। तो अगर इनके खरीदने से रिलेटेड एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो ये डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ नहीं होंगे। दूसरा, एनी एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स मेड टू ए पर्सन इन ए डे अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक or an account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through other prescribed electronic mode exceed rupees 10,000। देखिए इसका सीधा सा पार्ट है कि आपको क्या करना है, अगर है ना लीगल सिस्टम अपनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो अकाउंट पे चेक को फॉलो करना पड़ेगा, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट को फॉलो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम, या जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट के थ्रू ऐप भी आजकल आ गए हैं, बीम ऐप आ गया, या और भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गए, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो एक्सपेंडिचर आपके अलाउ होंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आप कैश में पेमेंट कर देते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जो कि 10,000 से ज़्यादा हो जाता है, ये मैंने आपको शुरू की वीडियो में भी बताया था। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पेमेंट है कैश में वो 10,000 से ज़्यादा का हो जाता है तो वो अलाउ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक 5 लाख की मशीनरी है, जिसमें से 1 लाख का पेमेंट आप क्या करते हो, वेंडर को कैश में कर देते हो, तो वो अलाउ नहीं होगा। बाकी 4 लाख की मशीनरी ही आपको अलाउ होगी,
क्योंकि यहाँ पे आपने जो पेमेंट किया है वो 10,000 से ज़्यादा का कैश में पेमेंट किया है। अगर मान के चलिए कि 5 लाख की कोई मशीनरी थी जिसमें से आप 5,000 कैश में पे करते हो और बाकी 4,95,000 आप वेंडर को बाद में पे करोगे, किसके थ्रू, जैसे उधार हो गया एक तरीके से, तो आप चेक के थ्रू पे कर रहे हो, अकाउंट पे चेक के थ्रू या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, तो वो बिल्कुल सही है क्योंकि 5,000 आपने कैश में पे किया है जो कि 10,000 के अंदर आ रहा है। तो 10,000 से ऊपर का कैश अलाउ नहीं है पेमेंट के फॉर्म में, किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी है और उसका रूल 6DD भी आता है जो एक्सेप्शन का पार्ट है, तो ये आगे देखेंगे, आगे डिटेल में कवर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। ठीक है, अब एक्सेप्शन में क्या दे रखा है, नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये तो हमने पढ़ लिया। दूसरा, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, ये बोल रहा है कि आपने कोई भी बिजनेस क्या करते हो, आप ऑपरेट करते हो तो उसको सेटअप करने में उससे पहले बहुत खर्चे होते हैं, तो वो कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर भी होते हैं। तो बोल रहा है कि जब आपने बिजनेस कमेंस किया होगा उस साल वो आपको डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो जाएंगे। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के जो भी खर्चे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज किए हैं, किस साल, प्रीवियस ईयर में, जिस साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस साल वो आपको अलाउ हो जाएंगे। तो बोल रहा है वेयर द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन which has been capitalized in the books of account of the assessee on the date of commencement of its operation। जैसे मैंने बोला कि 2019-20 में मैंने बिजनेस को कमेंस किया, उससे पहले मैंने 2018-19 में, 2017-18 में कैपिटल एक्सपेंडिचर किए थे, तो इसको मैंने अगर 2019-20 में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज करा क्योंकि इस साल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो जो भी कैपिटलाइज किया है वो प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा। कह रहा है शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर, यानी 1920 में अलाउ हो जाएगा, इन विच द असेसी कमेंसेस सच बिजनेस, जिस साल असेसी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। अदर पॉइंट, नो डबल डिडक्शन, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इसकी डिडक्शन मिल गई तो आपको और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि आपको पता है कि 100% डिडक्शन मिली है, तो आप जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मांग रहे होंगे उसकी आपको नहीं मिलेगी। तो ये बोल रहा है नो डिडक्शन फॉर सच एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड टू द असेसी अंडर एनी अदर सेक्शन इन एनी प्रीवियस ईयर और अंडर दिस सेक्शन इन एनी अदर प्रीवियस ईयर। इसका मतलब एक बार आपने डिडक्शन ले ली तो अगले साल आप इसी सेक्शन में वापस से नहीं लोगे, क्योंकि 100% डिडक्शन का मतलब क्या हो गया, उसकी वैल्यू ही नहीं हो गई, तो अगले साल आप नहीं ले पाओगे। इसी तरीके से जैसे सेक्शन 32 है डेप्रिसिएशन का, ठीक है, वो आप नहीं ले सकते, एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसकी डिडक्शन नहीं ले सकते, ये बोल रहा है। फर्दर द असेसी शैल नॉट बी अलाउड एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और 80HH टू 80RRB। तो देखिए वो आपको पता है कि अंडर चैप्टर 6A की जो डिडक्शन होती है 80C से लेके 80U की, तो उसके अंदर देखो 80HH से लेके 80RRB की डिडक्शन भी आती है इन पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, और इसके अलावा 10AA की डिडक्शन भी आती है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर द सेम और एनी अदर असेसमेंट ईयर। क्योंकि अगर आपने एक बार इसकी 100% डिडक्शन ले ली तो आपको ना डेप्रिसिएशन मिलेगी ना आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड डिडक्शन मिलेगी। फिर बोल रहा है रेस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज ऑफ द असेट्स, any asset in respect of which a deduction is claimed and allowed under this section shall be used only for the specified business for a period of 8 years beginning with the previous year in which such asset is acquired or constructed। ठीक है, तो देखिए ये यही बोल रहा है कि जिस साल आपने एसेट एक्वायर्ड किया, कंस्ट्रक्ट किया, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की या कोई प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर की, तो उस साल से लेकर 8 साल तक उसको स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज़ होना चाहिए। ये नहीं कि किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो गई, अगर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाती है तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, देखिए बोल रहा है कंसीक्वेंस ऑफ यूजेज ऑफ असेट अदरवाइज देन फॉर स्पेसिफाइड पर्पज वेयर सच असेट इज यूज फॉर ए पर्पज अदर देन द स्पेसिफाइड बिजनेस ड्यूरिंग दैट पीरियड then following amount shall be deemed to be the income of assessee chargeable under the head PGBP of the previous year in which the asset is so used। तो आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के अलावा किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर दिया, तो जिस साल आपने किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया है उस साल वो PGBP में टैक्सेबल हो जाएगी। अब अमाउंट क्या निकलेगा, ये बोल रहा है टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन सो क्लेम्ड एंड अलाउड इन 1 और मोर प्रीवियस ईयर। आपको पता है कि आपने 20 लाख की कोई एसेट खरीदी और 2 साल बाद ही आपने क्या कर दिया, किसी और पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना चालू कर दिया, या किसी दूसरे बिजनेस के लिए जो नॉर्मल बिजनेस है, जो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, उसके लिए यूज़ करना चालू कर दिया। यानी आप स्पेसिफाइड बिजनेस में भी यूज़ कर रहे हो और दूसरे बिजनेस में भी यूज़ कर रहे हो, जबकि वो अलाउ ही नहीं है। तो आपने जिस साल यूज़ किए उस साल क्या होगा, ये दे रखा है कि टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, तो आपने कितनी क्लेम की थी, 20 लाख। अब इस पर अगर डेप्रिसिएशन अलाउ होता, अगर डेप्रिसिएशन अलाउ होता, कहने का मतलब अगर आपको डिडक्शन नहीं मिलती तो जिस साल से आपने एसेट खरीदी थी और जिस साल आपने क्या कर दिया उसको गलत यूज़ के लिए ले लिया, मतलब दूसरे यूज़ के लिए ले लिया, तो वहाँ तक का जो भी डेप्रिसिएशन अलाउ होगा वो लेस कर दिया जाएगा और बाकी आपकी डीम्ड इनकम माना जाएगा। तो ये बोल रहा है लेस डेप्रिसिएशन अलाउबल in accordance with the provision of section 32 as if no deduction under this section was allowed। ऐसा माना जाएगा
कि इस सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन नहीं दी गई थी और आपको 2-3 साल की जो भी आपने यूज़ की थी उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, किसके फॉर्म में, डेप्रिशिएशन के फॉर्म में, और बाकी आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। मान के चलिए कि जैसे इसमें मैं क्या बोलता हूँ कि WDV मेथड से आप यूज़ कर रहे हो मशीनरी पे 15%, पहले साल 20 लाख का 15% निकलेगा 3 लाख, तो बाकी बची आपकी 17 लाख की ऐसे। फिर उस पे भी आप क्या बोलोगे कि कितना यूज़ हुआ, अगर 180 दिन या उससे ज़्यादा यूज़ हुआ है तो पूरी रेट ऑफ डेप्रिशन, अगर कम हुआ है तो आधी रेट ऑफ डेप्रिशन, हाफ रेट लगेगी। तो जैसे भी निकल के आया, मान के चलिए कि 2 लाख निकल के आया डेप्रिशन और, तो वो लेस किया, बाकी 15 लाख आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, ऐसे जनरली बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है हाउ द प्रोविजन ऑफ रिवर्सल ऑफ डिडक्शन शैल नॉट बी अप्लाइड टू अ कंपनी which has become a sick industrial company under section 17 subsection 1 of sick industrial company special provision act 1985 during that period। लेकिन बोल रहा है कि अगर आप एक सिक कंपनी बन जाते हो, कहने का मतलब लॉसेस में चल रहे हो, तो आप अंडर सेक्शन 17(1) के अकॉर्डिंग आपकी जो नेट वर्थ है वो लॉसेस में चल रही है, आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो आप सिक इंडस्ट्रियल कंपनी में आ रहे हो, तो अगर आपका ये रिवर्सल का पार्ट भी आ रहा है, कहने का मतलब एसेट्स आप किसी और के लिए भी यूज़ कर रहे हो, तो वो आपकी डीम्ड इनकम नहीं मानी जाएगी, तो मतलब रिवर्सल का पार्ट नहीं होगा अगर आप एक सिक इंडस्ट्रियल कंपनी हो। फिर देखिए ये बोल रहा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर डेप्रिशिएशन, तो आपको पता है कि आपने पूरी 100% डिडक्शन ले ली है, तो इस केस में आपको पता है कि इसकी वैल्यू निल मानी जाएगी, यानी कैपिटल एसेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी, निल मानी जाएगी। Treatment of realization if the whole of the expenditure on capital asset has been allowed as a deduction under section 35AD, any sum received or receivable on account of such capital asset being demolished, destroyed, discarded or transferred shall be taxable as business income। क्योंकि आप ये सोचिए कि मैंने क्या बोल दिया कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट निल मानी जाएगी, तो आप क्या बोलोगे, जैसे आप क्या बोलोगे WDV है आपकी, ठीक है, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, आपने नई एसेट कोई खरीदी और आपको पता है कि उस पर आपने 35AD की डिडक्शन ले ली थी और इसकी वैल्यू क्या निल है। अब ये बोल रहा है कि अगर कैपिटल एसेट पे जो भी एक्सपेंडिचर था वो अलाउड हो गया था और आपको बाद में उस कैपिटल एसेट पे कोई अमाउंट मिला है, क्योंकि आपकी एसेट्स क्या हो गई थी, डिमोलिश हो गई थी, डेस्ट्रॉयड हो गई थी, डिस्कार्डेड हो गई थी, या आपने ट्रांसफर करी, तो आपको कैश में या काइंड में जो भी अमाउंट मिला है उसमें से अगर आप एक्चुअल कॉस्ट लेस करोगे वो तो निल होगी, तो जो भी पार्ट आएगा वो बिजनेस इनकम के फॉर्म में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान के चलिए मैंने किसी को ट्रांसफर करा 20 लाख में, कोई भी एसेट है 20 लाख में ट्रांसफ़र कर दी और उसकी जो मुझे डिडक्शन मिल गई थी वो पूरी की पूरी मिल गई थी, तो आपको पता है कि 20 लाख में से अगर एक्चुअल कॉस्ट को निल करूँगा यानी लेस करूँगा तो वो जीरो ही होगी, तो जो बिजनेस इनकम होगी वो 20 लाख ही आएगी। फिर आपको बोल रहा है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो किससे सेट ऑफ होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। अब आपको पता है कि अगर लॉस ज़्यादा आ रहा है और इनकम कम बन रही है तो वो आगे आप कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने सालों तक कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो, इसको आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए क्या कर सकते हो, कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो, जब तक कि आपका सेट ऑफ नहीं होता। तो जिस साल आपका सेट ऑफ नहीं हुआ उसको आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और अगले साल की भी आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही यानी उसकी इनकम के साथ ही सेट ऑफ कर पाओगे और किसी बिजनेस इनकम के साथ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एनी लॉस कंप्यूटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच स्पेसिफाइड बिजनेस शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन्स इफ एनी ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। ये आ गया सबसे पहले, तो ये उस साल के सेट ऑफ की बात कर रहा है। फर्दर इफ देर इज नो सच प्रॉफिट और सच लॉस इज नॉट फुली एडजस्टेड विद सच प्रॉफिट, इसका मतलब या तो प्रॉफिट कम है या प्रॉफिट है ही नहीं, कहने का मतलब कोई और स्पेसिफाइड बिजनेस है ही नहीं उस साल, तो आपका स्पेसिफाइड लॉस जो भी है वो अनएब्जॉर्ब रह गया, कहने का मतलब उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो बोल रहा है द अनएब्जॉर्ब लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन्स इफ एनी ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पे ही आपका नॉर्मल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ोगे, अनलिमिटेड पीरियड के लिए बात कर रहा है। अब देखिए इसमें जनरली बोल रहा है ट्रांसफ़र ऑफ ऑपरेशन, इसमें सिर्फ होटल से रिलेटेड पार्टी बोल रखा है कि एक एसएससी है वो क्या कर रहा है, 2 स्टार है उससे ऊपर की कैटेगरी का होटल बनाता है और ऑपरेट करता है। आपको पता है कि वो स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बिल्ड करके यानी उसको बना करके ऑपरेट किसी और को करने के लिए देता है, लेकिन ओनर अभी भी वही होता है। ठीक है, तो तब वो डीम टू बी ओनर माना जाएगा स्पेसिफाइड बिजनेस का। ये बोला वेयर द एसएससी बिल्ड्स ए होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी एज क्लासिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सब्सिक्वेंटली वाइल कंटिन्यूइंग टू ओन द होटल ट्रांसफर द ऑपरेशंस देयर ऑफ टू अनदर पर्सन, मतलब ऑपरेशन का पार्ट किसी और को ट्रांसफर कर देता है लेकिन होटल का ओनर तो यही रहता है। तो बोल रहा है जो ओनर रहता है यानी जो एसएससी है शैल बी डीम टू बी कैरिंग ऑन द स्पेसिफाइड बिजनेस, वो ऐसा माना जाएगा कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस को वही चला रहा है
ऑपरेट कोई और कर रहा है लेकिन ओनर तो वही माना जाएगा और वही स्पेसिफाइड बिजनेस को चलाते हुए माना जाएगा, यानी टैक्सेबल उसके लिए रहेगी इनकम, डिडक्शन उसको मिलेगी, उसी पर्सन को मिलेगी, किसको, असेसी को। इंटर यूनिट ट्रांसफर वेयर असेसी कैरीज ऑन एट लीस्ट 2 यूनिट्स, जिसमें से एक क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस की है और एक स्पेसिफाइड बिजनेस की नहीं है। ये बोल रहा है वन ऑफ सच यूनिट एट लीस्ट वन इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 3580। इसका मतलब क्या हो गया, एक यूनिट स्पेसिफाइड बिजनेस रिलेटेड है एंड एट लीस्ट वन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन। कहने का मतलब मान के चलिए एक मेरा कोल्ड चेन फैसिलिटी का पार्ट है, एक मेरा क्लोथ्स का बिजनेस है, तो क्लोथ्स का बिजनेस स्पेसिफाइड में आता ही नहीं है। तो ये बोल रहा है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, वैसे मैंने एग्जांपल सही नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे क्या ये बोल रहा है कि अगर गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर फ्रॉम एलिजिबल यूनिट टू एनी नॉन एलिजिबल यूनिट और वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि अगर 3580 के अंदर की जो यूनिट है वो किसी दूसरे बिजनेस को जो आपका ही है उसको ट्रांसफ़र कर रही है जो कि नॉन एलिजिबल है, या नॉन एलिजिबल बिजनेस क्या कर रहा है, एलिजिबल बिजनेस को ट्रांसफ़र कर रहा है गुड्स और सर्विस, तो उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी, उनकी आपस की वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाएगा। कह रहा है द कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांसफ़र डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। बोल रहा है जब भी ट्रांसफ़र किया गया अगर वो मार्केट वैल्यू से रिलेटेड नहीं है, कहने का मतलब जो भी गुड्स और सर्विस दी जा रही है वो मार्केट वैल्यू से कम पे दी जा रही है, यानी एक दूसरे से कंसीडरेशन रिसीव किया जा रहा है या एक दूसरे को पे किया जा रहा है जो भी अमाउंट। जैसे मैंने क्या करा कि मेरी एक यूनिट है एलिजिबल, मैंने अपनी नॉन एलिजिबल यूनिट को क्या कर दिया, जो भी गुड्स ट्रांसफ़र किया और उसके बदले में पैसे कम लिए तो मार्केट वैल्यू से कम थे, तो उस केस में बोल रहा है देन डिडक्शन शैल बी कंप्यूटेड एज इफ द ट्रांसफ़र इन आइदर केस हैड बीन मेड एट द मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विस एज ऑन दैट डेट। तो बोल रहा है कि उस डेट को जब गुड्स और सर्विस ट्रांसफ़र किए थे उस वक्त मार्केट वैल्यू क्या थी, उस बेसिस पर डिडक्शन कंप्यूट की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू दे रखी है। ये बोल रहा है कि अगर गुड्स को सोल्ड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे बोल रहा है प्राइस दैट सच गुड्स और सर्विस वुड फेच इफ़ दीज वर सोल्ड बाय द यूनिट इन द ओपन मार्केट। अगर यही यूनिट जो एलिजिबल यूनिट क्या कर रही है, नॉन एलिजिबल यूनिट को जो गुड्स या सर्विसेज बेच रही है, अगर वही मार्केट में बेचती तो उसकी क्या वैल्यू मिलती, वो मार्केट वैल्यू हो गई, सीधी सी बात। या खरीदती तो क्या वैल्यू बनती, द प्राइस दैट सच गुड्स और सर्विस वुड कॉस्ट इफ दीज वर एक्वायर्ड बाय द यूनिट फ्रॉम द ओपन मार्केट सब्जेक्ट टू स्टेचुटरी और रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन इफ एनी। ठीक है, तो मार्केट से कितने में खरीदती वो मार्केट वैल्यू का पार्ट बन गया और तब जाके आपको उस हिसाब से डिडक्शन का पार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही था, आपने ये पर्टिकुलर देख लिया। इसके बाद देखिए ये आपने देख लिया, फिर आपने एसोसिएटेड पर्सन का पार्ट भी देख लिया, कोल्ड चेन फैसिलिटी भी पढ़ लिया, मार्केट वैल्यू भी देख लिया और पेट्रोलियम नेचुरल गैस का नोट्स भी पढ़ लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी पढ़ लिया। तो आपका ये सारा पार्ट हो गया। अब आपका लास्ट बचा है अमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फीस, और इसका हम इक्वेशन भी कवर कर लेते हैं। ये है 35A BB। देखिए इसमें दे रखा है अमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फीस। तो अमोर्टाइजेशन आप जानते हो, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स के केस में हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग में पढ़ते थे कि हमने क्या कर दिया, जैसे पेटेंट था, गुडविल था, उसको अमोर्टाइज कर दिया। मैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हम जनरली अकाउंटिंग में देखते थे, तो हम क्या करते थे, जैसे गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, अगर वो 10 साल तक के लिए हमारे काम आएगी तो 10 साल में हमने राइट ऑफ कर दिया, या 5 साल में राइट ऑफ कर दिया। पेटेंट खरीदा 5 साल के लिए तो 5 साल में राइट ऑफ कर दिया। तो वैसे ही बोल रहा है कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी है जिसने गवर्नमेंट से क्या कर रखा है, लाइसेंस खरीद रखा है, तो जो लाइसेंस फीस वो पे कर रहा है तो उसकी क्या बोलते हैं, जो अमोर्टाइजेशन है या जो उसकी एक तरीके से सेट ऑफ का पार्ट है, वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा जब तक कि लाइसेंस फोर्स में है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सारे असेसीज के लिए एप्लीकेबल है। assessee has incurred capital expenditure for acquiring any right to operate telecommunication services। तो आप जानते हो जियो, वोडाफोन, एयरटेल, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ऑपरेट करने के लिए उसके लिए उन्हें राइट मिल रहा है, तो उसको खरीदने के लिए क्या कर रहे हैं, वो लाइसेंस फ़ीस दे रहे हैं। तो जैसे मान के चलिए कि मैंने अगर लाइसेंस फ़ीस उसके लिए 10 लाख पे किए और मुझे जो लाइसेंस मिला वो मिला 10 ईयर्स के लिए, तो हर साल मेरा कितना राइट ऑफ हो जाएगा, अमोर्टाइज, डेप्रिशन जैसे बोलते हैं वैसे ही अमोर्टाइजेशन कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़ का अमोर्टाइजेशन हो जाएगा। लेकिन कब से होगा वही पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है पेमेंट फॉर सच एक्सपेंडिचर हैज़ एक्चुअली बीन मेड। तो मतलब जो भी लाइसेंस फीस है 10 लाख रुपीज़ की वो मैंने एक्चुअली पे की हो। और याद रखना यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें अलाउ नहीं होता, लेकिन वो किस में अलाउ होगा, वो अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में होगा, मतलब वो जनरल डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है
नोट्स में सच एक्सपेंडिचर में बी इंकर्ड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या उसके बाद हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्या डिडक्शन मिल जाती है। अब किस में मिलती है, इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलती है। सेकंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड रिलेटिंग टू टेलीकॉम लाइसेंस फीस शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ABB, ठीक है। हाउएवर असेसी कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 फॉर सच एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपको बताया। फिर देखिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड एंड पेड, तो ये बोल रहा है इंकर्ड होने चाहिए और जिस साल आपने पे किए हैं तब जाके ही आपको ये लाइसेंस फीस की डिडक्शन मिलेगी। शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर द पीरियड फॉर विच द लाइसेंस रिमेन्स इन फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर एज अंडर। अब किस साल से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये बोल रहा है कि अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने लाइसेंस फीस पेड कर दी थी तो जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है वहाँ से पर्टिकुलर ये पीरियड स्टार्ट होगा, द प्रीवियस ईयर इन विच सच बिजनेस कमेंस। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर आपने लाइसेंस खरीदा है, कह रहा है व्हेन लाइसेंस इज एक्वायर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या कोई और अदर केस भी हो गया, तो बोल रहा है द प्रीवियस ईयर इन विच लाइसेंस फीस हैज़ बीन एक्चुअली पेड, तो जिस साल आपने लाइसेंस फीस एक्चुअली पे की है वहाँ से होगा। नोट, नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन सच कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन के फॉर्म में ही एक तरीके से उसी टाइप का आ रहा है, तो आपको अमोर्टाइजेशन मिल रहा है, यानी आप टू साइड में उस खर्चे को दिखा रहे हो। जैसे 10 लाख का लाइसेंस खरीदा और मैंने बोला कि उसमें से 1 लाख पहले साल दिखा रहे हो, तो ये थोड़ी वापस से आप डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करोगे, तो ऐसा नहीं होता। जनरली आपको जो मिल गया है वही डिडक्शन मिलेगी। अब डिडक्शन कौन सी होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, और रेवेन्यू की जो मिलती है वो किस में मिलती है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, जो कि जनरल डिडक्शन कहलाती है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, वेयर सच लाइसेंस इज सोल्ड इन फुल अंडर सेक्शन 35 ABB सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। देखिए तो यहाँ पे बोल रहा है कि लॉस ऑन सेल शैल बी डिडक्टेबल एज बिजनेस लॉस इन द ईयर ऑफ सेल, तो ये तो नॉर्मल पता ही है। प्रॉफिट ऑन सेल टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन अलाउड इन प्रीसीडिंग ईयर शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, और उससे ऊपर का जो भी पार्ट होगा जो कि ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर होगा उसको कैपिटल गेन माना जाएगा। आपको याद आ रहा है किस में बताया था मैंने, आपको पावर सेक्टर यूनिट में जनरली बताया था, तो उसी टाइप का आपका आ रहा है। जैसे आप क्या बोलते हो कि वो बैलेंसिंग चार्ज आ रहा है, अगर आपका लॉस का पार्ट है तो उसको आप टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते थे, यहाँ पे हम बिजनेस लॉस ही बोलेंगे। वहाँ पर आप क्या बोलते थे कि अगर जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उतना आपको पार्ट रिकवर हो गया, मतलब प्रॉफिट के फॉर्म में हो गया, तो उतना पार्ट आपका क्या कहलाता है, बैलेंसिंग चार्ज कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जनरली क्या कहलाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल कहलाएगा। और अगर कॉस्ट से ऊपर बेच देते हो तो जो भी ऊपर का पार्ट था वहाँ पर आप उसको क्या बोलते थे, कैपिटल गेन, तो यहाँ पे भी क्या बोलोगे, कैपिटल गेन। द एक्सिस ऑफ सेल कंसिडरेशन ओवर ओरिजिनल कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज टैक्सेबल एज कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45, ठीक है। फिर देखिए बोल रहा है वेयर सच लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड इन ए स्कीम ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर, तो सेम वही बोल रहा है कि द अमालगमेटेड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी बीइंग इंडियन कंपनी एज द केस में बी शैल बी एंटाइटल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ABB फॉर द रेसिडुअल पीरियड एज इफ द अमालगमेटिंग और डीमर्ज कंपनी हैड नॉट ट्रांसफर्ड द लाइसेंस। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर ए कंपनी बी कंपनी में मर्ज हो गई तो ए कंपनी ने क्या कर दिया, 4 साल के लिए डिडक्शन ले ली थी, मान के चलिए टोटल जो लाइसेंस फीस का डिडक्शन था वो 10 साल का था, तो 4 साल की डिडक्शन ए ने ले ली थी और उसने क्या करा, अपना सारा बिजनेस बी को ट्रांसफ़र कर दिया, यानी बी में वो मिल गई। तो जो बी कंपनी है जिसे हम अमालगमेटेड कंपनी बोल रहे हैं, अब वो डिडक्शन लेगी कितने साल की, बाकी 6 साल की। रेसिडुअल पीरियड मतलब क्या हो गया, बाकी साल के लिए, यही बोल रहा है। सिमिलर बोल रहा है यहाँ पे, सिमिलर डिडक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर सेक्शन 35 ABA फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एनी राइट टू यूज़ स्पेक्ट्रम फॉर टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। देखिए इसमें जनरली बोल रहा है कि जैसे 2G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस होता है, 3G का होता है, 4G का होता है, तो अगर आपने वो भी खरीदा है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में आएगा, और जैसे ऊपर डिडक्शन मिल रही है लाइसेंस फीस की, वैसे ही इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन का पार्ट कवर है। यहाँ बोल रखा है टेलीफास्ट लिमिटेड ए कंपनी प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज obtained a telecom license on 20th April 19 for a period of 10 years which end on 31st March 2019। तो आप देख सकते हो कि 19 को लिया, 1920 2021 ऐसे करके वो 2029 को ख़त्म हो जाएगा। लाइसेंस फीस कितनी है, 18 लाख की है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ABB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इफ़ द एंटायर अमाउंट इज पेड ऑन 6 मई 2019। ये बोल रहा है सारा अमाउंट 6 मई 19 को पे किया, एंटायर अमाउंट इज पेड ऑन 1 अप्रैल 2020। अब देखिए आपको बताया कि 6 मई 19 की बात कर रहा है, और आपका बिजनेस कब से कमेंस हुआ है, ये देखिए
देखिए इसमें दे रखा है 20 अप्रैल 19 को, जनरली ये बोल रहा है कि आपने क्या करा, टेली कम्युनिकेशन सर्विस का लाइसेंस ऑब्टेन किया, तो आपने बिजनेस कमेंस कर लिया। उसके बाद आपने एंटायर अमाउंट पे किया है 6 मई 19 को, तो 1920 से अलाउ होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने लाइसेंस ले लिया तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया वहाँ से आपको पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिडक्शन मिलना चालू हो जाएगी। लेकिन अगर बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कहने का मतलब आपने लाइसेंस लिया तो किसका, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का, और जो अमाउंट पे किया हुआ कब किया है, उस लाइसेंस मिलने के बाद। देखिए आप देख सकते हो कि 20 अप्रैल 19 से आपका बिजनेस कमेंस हो जाता, उसके बाद आपने 6/5/19 को लाइसेंस का अमाउंट पे किया है, तो 19-20 से आपको डिडक्शन मिलना चालू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 18 लाख है और 10 ईयर्स की बात कर रहा है, तो 18 लाख अपॉन 10 कीजिए तो क्या आएगा, 1,80,000 आ जाएगा। तो 1920 में 180, 2021 में 180, और इसी तरीके से सो ऑन, और आगे 180 मिलता जाएगा आगे और आने वाले 8 साल के लिए। ये पहला साल, ये दूसरा साल, और ये बाकी 8 ईयर्स। अब ऐसे क्यों दे रखा है, वो आगे आने वाले केसेस के लिए दे रखा है, तभी ऐसे बना के दे रखा है। नहीं तो नॉर्मल आप क्या बोलते हैं, हर साल 1,80,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखिए बोल रहा है एंटायर अमाउंट इज पेड ऑन 1 अप्रैल 2020। तो आपको पता है कि आपने यहाँ पढ़ा था, मैं वापस बता देता हूँ, when license is acquired after commencement of business या in any other case the previous year in which license fees has been actually paid। तो आपको पता है कि पहले वाले केस में तब भी हमने देखा था कि 19 में पे किया, तो 1920, तो आपको पता है कि 1920 से लेके 2029 तक 10 साल ही होते हैं, तो इसलिए हमने 18 लाख अपॉन 10 किया। लेकिन अगर आप 1 अप्रैल 20 की बात करोगे तो इसका मतलब 2021 आ गया, तो एक साल तो वैसे ही हट गया, क्या 1920 हट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 लाख डिवाइड बाय 9 करोगे तो क्या आएगा, 2 लाख आएगा। 18 लाख डिवाइड बाय 9 करोगे, क्योंकि अब आपके 9 ईयर्स बच गए, तो यहाँ पे देखिए 2 लाख, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, तो यहाँ पे 9 साल के लिए हो रहा है। सी में देखिए क्या बोल रहा है, द एंटायर अमाउंट इज पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन 30 अप्रैल 19, 30 अप्रैल 20 एंड 30 अप्रैल 2021। इसमें देखिए जब भी इंस्टॉलमेंट का केस आया था तो आपको क्या करना है, देखिए 30 अप्रैल 19 को है, तो हमें पता है कि 1920 से लेके अगर 2029 की बात करेंगे तो 10 साल ही रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि देखिए इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो पहले 6 लाख, तो 6 लाख अपॉन 10 करोगे, ये आ गया। फिर 30 अप्रैल 20 की बात करोगे तो क्या हो गया, अगला साल आ गया। अगले साल जैसे दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी, क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, 19 की, 20 की, 21 की, फिर क्या करोगे, 6 लाख अपॉन 9 करोगे, ये बोल रहा है। फिर 30 अप्रैल 21 की बात कर रहा है, तो बाकी 6 लाख बच गए, वो पे करोगे, ठीक है। उस केस में जो आपको डिडक्शन मिल जाएगी तो मिलेगी 6 लाख अपॉन 8, तो ऐसे मिलेगी 6 लाख अपॉन 10, 6 लाख अपॉन 9 और 6 लाख अपॉन 8, ऐसे मिल जाएगी। अब नीचे एक बार आपको बता देता हूँ, ये रहा पहली इंस्टॉलमेंट देख रहे हो 6 लाख अपॉन 10, तो देखिए 60 60 60 ऐसे करके आपको 10 साल तक की पूरी मिलेगी। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट 6 लाख की, तो 6 लाख अपॉन 9, तो देखिए 66,667, वो कब से मिलेंगे, 2021 से, क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहे हो वो आप 2020 में पे कर रहे हो, ठीक है। वैसे ही जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है एक बार जाके देख लेना, आपको पता है कि 38 अप्रैल 2021 को पे कर रहे हो, और 2029 तक देखना उसके 8 ईयर ही कवर होते हैं, ठीक है। यानी 21 22 22 23 ऐसे करके देखोगे तो आपके 29 तक कितने होंगे, 8 ईयर्स ही कवर होंगे, तो 6 लाख अपॉन 8 करोगे तो 75,000। अब वो कब से कवर हो रहे हैं, यहाँ से, और आपको पता है कि ये टोटल 8 ईयर ही हैं, ये मिला के कितने हैं, 9 ईयर है, और ये तीनों मिला के कितने हैं, 10 ईयर्स हैं। तो ये 10 ईयर्स के लिए, ये 9 ईयर्स के लिए, और ये 8 ईयर्स के लिए। तो आप देख सकते हो ये 60 की हो गई, ये कितनी की हो गई, 126,667 की हो गई, और ये तीनों मिला के उस साल की हो गई 2,01,667, जो कि 21 22 22 23 इस तरीके से सो ऑन होते हुए 28 29 तक चलेगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर बीच में वो 5-6 सेकंड का अगर गैप हुआ होगा तो वो कुछ दिक्कत हो गई थी, इस चक्कर में आवाज़ नहीं आ रही थी, तो वो मैंने कंट्रोल कर लिया, तो इसलिए आपको बीच में 6-7 सेकंड का या 8-10 सेकंड का गैप लगेगा, उसमें कुछ आपको आवाज़ दिखने को मिलेगी, तो उसको इग्नोर करना, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर बता दी है। अब अगली वीडियो में देखेंगे ये सेक्शन 35 CCA और इसी तरीके से आगे पार्ट कवर करते जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।